जय हिंद दोस्तों। मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हुआ फिर से आप सभी का आपके परिवार वाणी फॉर एग्जाम में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं और ये हम लोग संविधान देख रहे थे, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशंस के तहत ये पार्ट 2 हो जाएगा। एक ही वीडियो पहले बनाने का आइडिया था दिमाग में, तो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा भी हो जाता और हम लोग लगभग जो भी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं, जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, उन सभी को इसको देखेंगे, है ना। तो याद करने की कोशिश करेंगे और जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है वो सारे के सारे इसमें मेंशन किए गए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने पार्ट 1 देखा होगा। यदि नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको जा करके देख लीजिए और फिर इसको देखिए, या इसको देखने के बाद उसको देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे मिल सकेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। शुरू करें उससे पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और हाँ, हम लोगों ने 51 तक देखा हुआ था, ठीक है, और कुछ गड़बड़ी हो गई थी, नहीं तो आगे तक था, लेकिन ठीक है। तो हम लोग 51 के बाद 51 क से शुरू करते हैं। तो 51 का क्या है? मौलिक कर्तव्य, ठीक है। तो ये मौलिक कर्तव्य जो था हम लोग पहले भूल गए थे, हमारे जो संविधान निर्माता थे वो भूल गए। तो ये 42वां संविधान संशोधन के तहत वो भी 1976 में, ठीक है, इसको जोड़ा गया और ये रसिया से लिया गया था, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। और हाँ, 42वां संविधान संशोधन को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस भी कहते हैं, यानी कि हम कहें तो लघु संविधान भी कहते हैं, ठीक है। किसकी मैं बात कर रहा हूँ? 42वें संविधान संशोधन को, ये थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य रसिया से लिया गया था आगे, और अधिकार अमेरिका से, ठीक है, मौलिक अधिकार अमेरिका से। तो आगे चलते हैं हम लोग। आर्टिकल 72 जो है, क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की जो है राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, है ना। तो राष्ट्रपति को ये शक्तियां मिली हुई हैं कि वो क्षमा और दान ये सब दे सकता है, ठीक है। तो आगे और देखते हैं हम लोग। 74 के तहत मंत्रिपरिषद का गठन खुद राष्ट्रपति करेगा और अपनी सहायता के लिए, ठीक है। तो राष्ट्रपति की सहायता के लिए ही मंत्रिपरिषद का गठन होता है। तो 74 के तहत याद रखेंगे। 72 में क्या है? वो क्षमा दे सकता है, किसी सजा को माफ कर सकता है, या उसको छोटा कर सकता है, या दूसरे सजा में परिणित कर सकता है, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति की शक्तियां हैं जो सबसे स्पेशल है 72 के तहत। नेक्स्ट 78 के तहत राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री का जो है कर्तव्य होना चाहिए कि राष्ट्रपति को क्या क्या चीज़ें क्या हो रही हैं क्या नहीं हो रही हैं, वो राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री बताएगा, ठीक है। तो और साथ ही साथ आगे 110 जो हो जाएगा, धन विधेयक क्या है, यानी धन विधेयक की परिभाषा होती है इसमें, है ना। तो ये भी चीज़ें याद रखेंगे। और अगर हम 78 के बाद, अगर उससे पहले हम 77 की बात कर लें, अनुच्छेद 77, तो ये भारत सरकार के जो कार्य संचालन का मामला है वो इसके 77 के तहत आता है। और उससे ऊपर अगर 76 को देख लिया जाए, जो महत्वपूर्ण ही है ना, महान्यायवादी, ये थोड़ा सा यहाँ होना चाहिए था, इंक्लूड होना चाहिए था। महान्यायवादी याद रखिए, अनुच्छेद 76 के तहत भारत का महान्यायवादी होगा, ये बात कही गई है, ठीक है। और बाकी राष्ट्रपति जो है 52 से लेकर के शुरू हो जाता है। 52 में राष्ट्रपति का पद होगा, 53 में शक्तियां उसके पास ही होंगी, फिर 54 में निर्वाचन होगा, 55 में कैसे होगा, है ना। ये सारी चीज़ें तो ये एक वीडियो में आपको और इसमें मिला हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट चेक करिए, मिल जाएगा आपको। तो फिलहाल हम लोग इसमें अत्यधिक जो इम्पोर्टेंट है उनको हम लोग देख रहे हैं, तो सभी को टच नहीं करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। आर्टिकल 112, इसमें क्या है?
वार्षिक वित्तीय विवरण इसमें दिया जाएगा, ये अनुच्छेद 112 के तहत। नेक्स्ट हो जाएगा 123 संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्तियां, यानी कि हम कहें तो ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है राष्ट्रपति 123 के तहत। ठीक है, तो ये इसके पास जब संसद ना चल रहा हो तब ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है किसी भी मामले में। ठीक है, जो एक कानून का ही टेम्परेरी रूप कह सकते हैं आप। ठीक है, और संसद जानते हैं आप लोग लोकसभा और राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर बनता है ना, और राष्ट्रपति। तो संसद जब ना चल रहा हो तो ये दोनों ना चल रहे हो तो राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति क्या करेगा, 143 के तहत उच्चतम न्यायालय से यानी सुप्रीम कोर्ट से क्या ले सकता है, परामर्श ले सकता है किसी भी मामले को यदि ना समझ पा रहा हो तो। फिर अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। और अगर हम ऐसे राष्ट्रपति की बात कर लें तो राष्ट्रपति क्या है, 52 के तहत राष्ट्रपति का पद का प्रावधान है यहाँ पे 155। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं। देखिए उसमें क्या था, 161 के तहत ये क्षमा दे सकता है। देखिए मृत्यु दंड को तो नहीं, बाकी सजा को छोटा कर सकता है। ठीक है, या तो सजा माफ कर सकता है और सजा को बदल सकता है, लेकिन मृत्यु दंड को नहीं। तो ये राज्यपाल की बात हो रही है ना। और राष्ट्रपति क्या कर सकता था, राष्ट्रपति के पास शक्तियां थी आर्टिकल 72 के तहत। और इसमें क्या है, ये 72 याद रखिए राष्ट्रपति के लिए है, और राष्ट्रपति के लिए ये शक्तियां ज़्यादा है कि मृत्यु दंड को समाप्त कर सकता है, लेकिन 161 के तहत ये बाकी सारे सजाओं को माफ या छोटा या किसी और सजा में बदल सकता है, लेकिन मृत्युदंड को नहीं। ये राज्यपाल की बात है, क्योंकि राज्यपाल क्या होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही काम करता है, यानी कि आप उसको कह सकते हैं कि उसी के जब तक वो चाहेगा जब तक राज्यपाल हैं तो उसका सहायक ही होता है। नेक्स्ट 163 के तहत राज्यपाल को सहायता और सलाह लेने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। और यहाँ पे क्या था, 74 के तहत, मैं रिलेट कर रहा हूँ इससे जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 74 के तहत मंत्रिपरिषद का गठन होगा, लेकिन कहाँ पे, केंद्र पे। और 163 के तहत मंत्रिपरिषद का गठन होगा लेकिन राज्यपाल की सहायता के लिए, यानी कि जैसे सीएम वगैरह बनेंगे उसमें। आगे 167 जो है राज्यपाल को जानकारी देने के लिए जो मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा, वही हम लोगों ने देखा हुआ था कि 78 के तहत प्रधानमंत्री का कर्तव्य था। यहाँ पे 167 के तहत मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि राज्यपाल को वो जानकारियां दें क्या कैसे क्या हो रहा है। 169 के तहत राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन। ठीक है, तो राज्यों में विधान परिषद का या तो उसको बना सकता है, खत्म कर सकता है, यानी कि कम ज़्यादा कर सकता है। तो ये राज्यपाल के पास राज्यों में विधान परिषद का सृजन हो सकता है या उसको समाप्त किया जाए, ये 169 में रखा गया है। आगे देखते हैं 200 के तहत विधेयकों पर अनुमति। ठीक है, विधेयक बिल जो होते हैं तो बिल पर जो अनुमति होगी वो अनुच्छेद 200 के तहत होती है ना। पहले बिल ही पास किया जाता है, बाद में कानून बनता है जब वो पास हो जाता है। तो 213 के तहत विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित किया जा सकता है। वो अभी देखिए 123 था, अब क्या है 213, तो यानी कि यहाँ पे 2 आगे लेके चले जाइए, बस हो गया। तो ये राज्यपाल की शक्तियां हैं, विश्रांति काल में अध्यादेश जारी कर सकता है राज्य में, किसी स्टेट में या यूटी में, है ना, केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल कर सकता है ऐसा, राज्यपाल उपराज्यपाल। ठीक है, तो अब ऐसे आपको बिल्कुल पक्का याद हो ही जाएगा, आप भूल के आप चाहें भी तो भी नहीं भूल पाएंगे आप। 123 अध्यादेश और 213 अध्यादेश। ठीक है, तो 213 किसका है, राज्यपाल का। आगे और 226 के तहत अनुच्छेद 226 के तहत कुछ रिटें निकालने की उच्च न्यायालय की शक्तियां। ठीक है, तो कुछ रिटें जो है उच्च न्यायालय निकाल सकता है, यानी कि हाई कोर्ट की बात हो रही है। 226 के तहत रिटें जारी कर सकता है।
उसके बाद अनुच्छेद 239 क, या आप लिख सकते हैं 239 ए, ठीक है। ये दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध, यानी कि थोड़ा सा दिल्ली को और थोड़ा सही किया जाने लगा, है ना, कि कुछ तो भाई इसमें थोड़ी विशेषता हो, है ना। है तो केंद्र शासित प्रदेश ही, जिसका सीधा सीधा जो है कमांड केंद्र शासित केंद्र के पास ही होता है, तो तभी तो केंद्र शासित है। लेकिन यहाँ पे कुछ विशेष उपबंध दिए गए जो संविधान संशोधन करके दिए गए। और ये संविधान संशोधन जो हुआ 69वां संविधान संशोधन हुआ था 1991 में, ठीक है, तब इसको जोड़ा गया था। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 249 के तहत राज्य सूची के विषय में राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की संसद की शक्तियां, ठीक है। तो राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की संसद की शक्तियां 249 के तहत, ठीक है, वो भी राज्य सूची के मामले में। अनुच्छेद 262 के तहत अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल संबंधी विवादों का निर्णय कौन करेगा, यानी कि 262 के तहत किया जाएगा। जो अभी ये सिंधु वाला झगड़ा नहीं चलता रहता है, तो इसके तहत ही इसका जो भी प्रावधान होगा 262 के तहत ही होगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। 263 अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध। तो ये अंतर्राज्यीय जो परिषद है उसके संबंध में कुछ उपबंध दिए गए हैं 263 के तहत। उसके बाद 265 विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना, है ना। जब तक कानून ऐसा अधिकार ना दे तो कोई भी टैक्स ना लगाया जाए, है ना। अपनी मर्जी से, जैसे राजे रजवाड़े हुआ करते थे, अपनी मर्जी से थोपते जा रहे थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये 265 में स्पष्ट हमारे संविधान में दिया हुआ है। 275 के तहत कुछ राज्यों को संघ से अनुदान दिया जाएगा, है ना। कुछ जैसे ईस्ट इंडिया का जो स्टेट्स हैं, है ना, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, है ना, अरुणाचल प्रदेश, ऐसे कुछ राज्यों को विशेष अनुदान भी दिया जाता है कि इन्हें आगे डेवलप किया जाए। उसके बाद 280 के तहत वित्त आयोग की स्थापना, यानी हम कहते वित्त आयोग का यहाँ पर रखा गया है। एक चीज था, थोड़ा सा हम 80 से थोड़ा याद आ गया, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा नहीं रखा गया है। 80 सिर्फ 80 अगर हम कहें तो याद रखिएगा, राज्यसभा का गठन इसमें कहा जाता है, और 81 के साथ लोकसभा का गठन के बारे में चर्चा मिलती है, ये याद रख लेंगे। 81 और 80, ठीक है। तो 80 के तहत और राज्यसभा का, जिसमें 250 सदस्य होंगे, है ना, और इसमें 545 या 552 मैक्सिमम, ठीक है। तो 545 जो भी कह लीजिए। तो ये 80 और 81 के तहत है, यहाँ से 80 से थोड़ा मुझे याद आ गया। तो ये 280 के तहत वित्त आयोग की स्थापना के बारे में बात होती है, ठीक है। 300 जो है वाद और कार्रवाइयाँ, अनुच्छेद 300 के तहत कुछ झगड़े और उसके तहत जो भी वाद विवाद होते हैं, है ना, और उसके तहत कार्रवाइयाँ जो भी हो। 300 क के तहत संपत्ति का अधिकार। अब देखिए 300 था, ठीक है, झगड़ा हो गया, कार्रवाई उसके तहत। उसके बाद 300 क को भी जोड़ लिया गया, संपत्ति का अधिकार। अब देखिए संपत्ति का अधिकार जो है 300 क में दिया गया। अब मजबूरी ये थी कि हमारे पास जो मौलिक अधिकार थे, मूल अधिकार थे, उसमें संपत्ति का अधिकार जो है बड़ा नासूर सा बनता जा रहा था, है ना। भाई डेवलपमेंट होना है तो गवर्नमेंट को ज़मीन चाहिए, कहीं भी पता चला बीच में रोड है और लोग अड़ जाए, नहीं मुझे 1 लाख की ज़मीन आप 1 करोड़ में दो, तब कैसे बात चलेगी। तो ये सब चीज़ें होने लगी थी, तो इसलिए उसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था, ठीक है। और फिर ये 44वां संविधान संशोधन की बात है ना। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको संपत्ति का अधिकार 300 क में रख दिया गया,
ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, विधि के प्राधिकार के बिना, है ना, विधि जब तक ना कहे यानी कानून के अधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता जब तक कानूनी रूप से कुछ ना कहा जाए। ठीक है। आगे 311 के तहत संघ या राज्य क्षेत्र के अधीन सिविल हैसियत में व्यक्तियों का पदच्युत यानी कि पद से हटाया जाना। ठीक है, तो किया जाना यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक है, तो पद से हटाया जाना या पद रिक्त हो जाना, है ना, जो IAS IPS IFS IRS जो भी होते हैं यानी UPSC से। ठीक है, UPSC या PSC, देखिए संघ या राज्य क्षेत्र के अधीन सिविल हैसियत वाले। ठीक है, तो इनको जो है 311 के तहत ही पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, बताइए संविधान में इनका बाकायदा उल्लेख है। जैसे देखिए आगे 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाएं, है ना, ये 312 में रखी गई हैं कि अखिल भारतीय सेवाएं होंगी। तो कैसे क्या प्रोसेस है, इसका प्रावधान है। 315 के तहत संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग होगा, UPSC और PSC। ठीक है, ये 315 में कहा गया कि ये होगा। ठीक है, लोक सेवा, संघ लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए जो भी राज्य सेवा के लिए हो तो लोक सेवा आयोग होगा, राज्य लोक सेवा आयोग, PSC है ना, पब्लिक सर्विस कमीशन, अब चाहे वो किसी भी राज्य का हो। तो आगे 320 के तहत लोक सेवा आयोगों का कृत्य क्या क्या उनके कर्तव्य हैं, क्या क्या कार्य हैं, ये सब 320 के तहत और रखा गया है। ठीक है, आगे 323 क के तहत प्रशासनिक अधिकरण, प्रशासनिक क्या क्या अधिकार हैं वो 323 के तहत 323 क के तहत रखा गया है। और नेक्स्ट 324 जो है वो निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना बताया गया है ना। निर्वाचन आयोग क्या क्या करेगा, निर्वाचनों का जो भी है अधीक्षण वही करेगा, निर्देशन उसी का यानी उसी डायरेक्शन में होगा और कंट्रोल भी उसी का रहेगा पूरे निर्वाचन पद्धति में। तो ये 324 के तहत कहा गया है, अनुच्छेद 324 के तहत। उसके बाद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, है ना, के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है ना, इसका दावा किया गया है। तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो आरक्षण का प्रावधान है। उसके साथ ही साथ 335 में जो सेवाएं हैं या पदों का जो मामला है उसमें अनुसूचित जाति यानी SC और जनजातियां ST के लिए दावा किया गया है कि ये चीज़ें फिक्स्ड होंगी, है ना, जगह ऐसा फिक्स होगा, ऐसा कुछ प्रावधान है। फिर उसके बाद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है और ये बड़ी चीज़ है ना। 352 जो राष्ट्र आपात स्थिति की घोषणा करेगा जब कुछ ऐसा मामला गड़बड़ हो जाए। ठीक है, और जब कुछ बाह्य आक्रमण इत्यादि सब होने लगे तब इसके तहत ये किया जाता है और ये अभी तक 3 बार लगाया जा चुका है, ये याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लें 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की स्थिति में उपबंध। तो संवैधानिक ये इसका बाद में बड़ा दुरुपयोग होने लगा, है ना, तो उसके तहत बहुत सारे और भी काम किए गए 356 में, है ना। और इंदिरा गांधी के समय में कुछ ज़्यादा ही टाइम तक लगा था पंजाब पे, यूपी पे, यानी कि ये समझिए कि क्या बताया जाए। चलिए फिलहाल समझ लीजिए राज्यों में संवैधानिक तंत्र जो है विफल हो जाए तब। अब राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होता है, चलो ठीक है, ये तो बार बार लगता है, रहता है, बहुत बार लगता है। ठीक है, और 356 बार बार लगा रहता है, आपके जम्मू एंड कश्मीर में लगा रहता था पहले, और कई कई सालों तक अपने यहाँ 3-3 साल तक पंजाब में, सालों साल उत्तर प्रदेश में, ये सब लगे थे। और वो इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड की मैं बात कर रहा हूँ आमतौर पे, उसके बाद भी कुछ ऐसे रहे हैं। और ये है अच्छी बात कि 360 जो है वित्तीय आपात स्थिति में उपबंध लगाया जाता है, यानी कि आपातकाल लगाया जाता, तो अभी तक एक भी बार नहीं हुआ। ये असंख्यों बार, मतलब अभी गिनती नहीं है, आंकड़े याद नहीं है, और बाकी ये 3 बार याद रखेंगे। ठीक है, तो ये तीनों
बहुत महत्वपूर्ण है। 352 के तहत, 356 के तहत और 360 के तहत। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि बाह्य आक्रमण इत्यादि सब हो तब आपातकाल लगाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल उसके बाद 56 के तहत जब राज्य में संवैधानिक संस्थाएं यानी कि हम कहें तो राज्य सरकारें विफल हो जाए तब केंद्र सरकार का कमांड शुरू हो जाएगा, है ना, यानी कि राज्यपाल काम करना शुरू कर देगा। और यदि 360 यानी कि वित्तीय आपात, जैसे इस समय समस्या है, आपका जीडीपी कितना है, माइनस का 23.9 के आसपास, ठीक है, 23.9 या 23.6 है, 23.9 ही है, 23.6 या 9 है, ठीक है। तो जो भी है कम ज़्यादा तो अभी होएगा ही। तो इस स्थिति में ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा भी होगा नहीं और उम्मीद है ना हो, ठीक है। और आगे चलते हैं हम लोग। फिर 368 के तहत क्या हो जाएगा, और संविधान का संशोधन करने की शक्ति मैंने पहले ही बताया था 300 पहले वीडियो में, है ना, कि 368 के तहत ही संविधान संशोधन प्रक्रिया होती है। तो ये शक्ति संसद को मिला हुआ है कि संसद क्या करेगा, संविधान संशोधन कर सकता है 368 के तहत। कर सकता नहीं मतलब शक्ति है, ठीक है। तो जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और फाइनली लास्ट में राष्ट्रपति सम्मिलित होते हैं, है ना। तो इसके तहत ये है। और बाकी 370 के तहत जम्मू एंड कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध, थोड़ा सा यहाँ पे बात को थोड़ा गंभीरता से समझिए, अस्थायी उपबंध, ठीक है, यानी कि लेटेस्ट आपको पहले 370 में क्या था, विशेष उपबंध था ना, विशेष उपबंध हट करके अस्थायी उपबंध हो गया है। तो ये थे सब अभी तक के लिए महत्वपूर्ण। और यदि आगे ठीक ठाक सब कुछ रहा, है ना, कमेंट वगैरह अगर आप करेंगे बढ़िया से, कमेंट अधिक से अधिक यदि प्राप्त होते हैं तो मैं पूरा यानी कि 465 के आपके ये 70 कह लीजिए, है ना, वो सब के सब आर्टिकल्स मैं पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा 1 या 2 वीडियो में, यदि कमेंट प्राप्त होते हैं तब, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और फिलहाल महत्वपूर्ण हम लोग देख चुके हैं, इसको 1 से 2 बार आप सुनिए, देखिए, और आपको दिमाग में कहीं न कहीं जहन में आपके रहेगा, चीज़ें रहेंगी, और जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे तो आराम से आपके दिमाग को क्लिक करके पता लग जाएगा कुल मिला के कि हाँ ये आंसर है, आपका दिमाग समझ जाएगा, बस ज़्यादा नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि वीडियो बनाने में लगता है मेहनत, तो मैं इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ। और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे को भी दबा लीजिएगा, है ना, जिससे आपको अगले वीडियो की भी जानकारी मिल सके। तो ठीक है, फिर दोस्तों के साथ शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, ठीक है, जो भी आपके सोशल अकाउंट्स हैं, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।